नमस्कार, मैं हूँ जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। आज हम दिखाने वाले हैं देश के एक सुप्रसिद्ध महात्मा और एक पायलट की। समझ गए होंगे पायलट बाबा की। पायलट बाबा किसी से अनजान नहीं है, बड़ा नाम है, बड़े सिद्ध पुरुष रहे। पायलटी करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और एक विश्व कीर्तिमान भी उन्होंने बनाया, जो सबसे निचले स्तर पर जाकर पाकिस्तान पर हमला करना, जिसके कारण से पायलट बाबा को इस देश ने इनाम भी दिया। लेकिन पायलट बाबा को पता भी नहीं था कि देश भले ही उनको इनाम दे रहा है, लेकिन उन्हीं के द्वारा कुछ निर्मित लोग उनके जान के पीछे पड़ जाएंगे। आज एक कहानी के माध्यम से हम सुनाने वाले हैं कि क्या क्या पायलट बाबा के साथ हुआ है और कैसे इतने बड़े महात्मा का अंत हुआ। ये कहानी की शुरुआत होती है 1997 से। सिक्किम के एक ज़िला है सिंगतम ज़िला। सिंगतम शहर में एक पावर हाउस है। उसी पावर हाउस के पास में पायलट बाबा समाधि लगाते हैं, जो पायलट बाबा के सबसे ज़्यादा प्रचार का मुख्य कारण है उनके समाधि। आपको बता दें कि वो कई दिन तक भूमि के नीचे समाधि लगा के बैठते थे और यही उनका मुख्य आकर्षण का केंद्र भी था। उनके एक शिष्य जिनका नाम वर्षा है, वो उसमें मुख्य किरदार में रहती है। उस प्रोग्राम को वो ऑर्गेनाइज करती है, पायलट बाबा को वहाँ बुला के उनका पूरा प्रोग्राम कराती है। ये समाधि के बारे में जैसे ही पता चलता है सिक्किम जैसे गरीब इलाका में, तो काफ़ी लोग एकत्रित होके उस समाधि स्थल पर पहुँचते हैं। वैसे ही लिंगी नामक एक शहर है, उस शहर के रहने वाला मधुसूदन पांडे, जिनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसके नाम बड़े प्यार से चंद्रकला रखा। किसी को नहीं पता था कि चंद्रकला आगे जाके क्या बनेगी। घर बहुत छोटा था, परिवार बहुत गरीब था। ये चंद्रकला, इनके माता नेपाली है और पिता सिक्किम के रहने वाले हैं। लेकिन उनके जन्म के बाद गरीबी में वो पली बड़ी हुई। लेकिन यहीं पर वर्षा माता की नज़र उस पर पड़ी और वर्षा ने पायलट बाबा से मिलाया। जब पायलट बाबा से मुलाकात हुई तो पायलट बाबा ने कहा कि यदि परिवार गरीब है, हम इसको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, हमारे साथ इसको दिल्ली भेज दो। वर्षा माता ने उनके पिता से बात की। जब वो तैयार हो गए, क्योंकि आप समझ सकते होंगे कि परिवार की किस स्थिति में एक बेटी को दूसरे जगह, भले ही वो आश्रम क्यों ना हो, भेजते हैं। मुख्य कारण रहता होगा गरीबी। इतनी गरीबी के बाद उनके माता पिता राज़ी हो गए कि यहाँ शायद इसके भविष्य नहीं है। पायलट बाबा के वहाँ जाने से हो सकता है कि बिटिया की ज़िंदगी संवर जाए। यहाँ पे वर्षा 3 लड़कियों से मिलाती है, एक वंदना, एक ज्योति और एक चंद्रकला। मिलाती तो बहुत सारे लड़कियों से, लेकिन ये 3 लड़कियों के परिवार पायलट बाबा के आश्रम में जाकर पढ़ाई लिखाई करने के लिए तैयार होते हैं और वर्षा लेकर इनको आ जाते हैं दिल्ली पायलट बाबा के आश्रम पे। जब पायलट बाबा का प्रोग्राम वहाँ से समाप्त होने के बाद तीनों लड़कियों को लेके दिल्ली आ गए। दिल्ली में जब इनके पढ़ाई लिखाई चालू हुई, तब पायलट बाबा ने एक जापानी महिला जिनका नाम है केको आइकावा से भी मुलाकात कराया। यही से शुरू होती है कहानी। बाकी जो वंदना है, ज्योति है, वो गृहिणी बन गई और चंद्रकला बन गई है पायलट बाबा के खास शिष्य। धीरे धीरे पायलट बाबा के वहाँ रहते हुए इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई कि पायलट बाबा
चंद्रकला के ऊपर भरोसा करने लगे और धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर आते ही चंद्रकला रंग दिखाने लगी। मकसद क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन उस समय इनकी चंचलता ने सबको इशारा तो कर दिया था कि ये ज़रूर कुछ बड़ा करने वाली है। अधिकतर लोग जो पायलट बाबा के आश्रम पे रहते थे वो उसी समय से चर्चा करते थे कि ये जो लड़की है ये कुछ बड़ा करेगी, और हुआ भी वही। धीरे धीरे बाबा के इतनी ज़्यादा भरोसेमंद हो गई कि बाबा का कामकाज भी ये संभालने लगी, और अतिशीघ्र जो सालों तक कोई महामंडलेश्वर पद प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, तप तपस्या भजन पूजन सारे ज्ञान एकत्रित करने के बाद पायलट बाबा के कई शिष्य भले ही महामंडलेश्वर बने, लेकिन इनको ताबड़तोड़ महामंडलेश्वर बना दिया गया। आलोचना भी हुई, क्यों? आध्यात्म का ज्ञान और किसी भी चीज़ में यज्ञ ना होने के बावजूद इनको महामंडलेश्वर बना दिया गया, और यही से चंद्रकला बन गई श्रद्धागिरी। श्रद्धागिरी के नाम से जाने जाने लगी। केको आइकावा के आँखों में भी ये खटकने लगे। कई बार ऐसा हुआ जब केको आइकावा जापान से भारत आती थी, तब श्रद्धा को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता था। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा केको आइकावा कौन है। केको आइकावा जापानी महिला है और अधिकतम कामकाज जो पायलट बाबा का वही संभालती थी। कहा यह जाता है कि पायलट बाबा के सबसे ज़्यादा नज़दीकी यदि किसी के रही वो केको आइकावा की। उसके बाद दूसरा नंबर पे श्रद्धागिरी और चेतनागिरी की रही है। धीरे धीरे जैसे ये श्रद्धा बड़ी होती गई, पद बड़ा होता गया और आश्रम में ओहदा भी इनका बढ़ता गया, वैसे ही ये पूरे आश्रम को अपने कब्ज़े में लेने लगी। और आ गया है 2020 कोरोना काल। यही से एक साजिश की शुरुआत होती है। कोरोना के बहाने इनके जो लोग हैं, पायलट बाबा के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके शिष्य, सबको दूर कर देते हैं और एक 3 लेयर सिस्टम निर्माण करती है। 3 लेयर सिस्टम क्या है? नंबर 1 में केको आइकावा, जिनके सभी आप कुंभ मेले में भी जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, जिनका फ़ोटो आप देखते हो, जापानी महिला केको आइकावा। इनके बाद के जो लहर है ये दोनों संभालती है, चेतनागिरी और श्रद्धागिरी। श्रद्धागिरी मतलब चंद्रकला। यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा और एक वेब सीरीज़ का नाम लेना चाहूँगा। वेब सीरीज़ का नाम है आश्रम। एक चर्चित वेब सीरीज की कहानी और पायलट बाबा की कहानी में इतनी समानता कैसे है? वेब सीरीज का नाम है आश्रम। कहानी है एक ड्राइवर की जो अपने लोगों को आश्रम में लाता है। और बाबा के करीबियों को पार्टी की आदत डालता है। कुछ लड़कियां आश्रम में आती हैं। उनमें से कुछ बाबा का विश्वास जीतकर खास बन जाती है। वे ही बाद में षड्यंत्रकारियों से मिलकर बाबा को जहरीली दवाएं देती हैं। और षड्यंत्रकारियों से मिलकर सबसे घिनौने काम करने को भी तैयार हो जाती है। जैसा कि इस वेब सीरीज में दिखाया गया कि एक संत को बदनाम करने के लिए
कैसी कैसी चालें चली गईं और बाद में ऐसी साजिश रची गई कि संत को अपनी जान गंवानी पड़ी और उनके बाद उनकी हत्या में शामिल लोग ही आश्रम के मालिक बन बैठे। क्या ऐसी ही कहानी है पायलट बाबा की और उनके आश्रम की? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पायलट बाबा के कुछ शिष्य जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वे इन सवालों के जवाब मांग रहे हैं। आश्रम में बॉबी देओल ने जो किरदार निभाया उसका नाम है बाबा निराला। बाबा निराला भी पहले एक ड्राइवर बन के उस महात्मा के पास आता है और धीरे धीरे महात्मा को अपने बातों में, अपने कर्मों से अपने ओर आकर्षित करता है। धीरे धीरे बाबा को ले लेते हैं गिरफ्त में और बाबा के एक साध्वी से मिलकर उनको तरह तरह के जो दवाई है और धीमा जहर है उनको देते हैं और उसी से उनके मौत हो जाती है और बाबा निराला के रूप में वो ड्राइवर बन जाता है उस आश्रम का कर्ता धर्ता। सेम दृश्य आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। एक और बाबा पायलट हैं। बाबा पायलट के शिष्य हैं जिसमें चंद्रकला उर्फ श्रद्धागिरी भी है और अधिकतर जो ड्राइवर हैं वो भी इसमें बहुत मुख्य किरदार हैं। मतलब इसमें एक नहीं है, उस आश्रम पिक्चर में एक ड्राइवर था, यहाँ अनेक ड्राइवर हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। इन्हीं लोगों ने माध्यम किसको बनाया? दो महिलाओं को, और उससे ऊपर के लेयर में है केको आइकावा। इन लोगों के कब्जे में जब बाबा बिल्कुल सीमित हो गए, उनके रिश्तेदारों को और उनके अनुयायियों को एवं शिष्यों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। आरोप ये लगाया गया है कि ये जो 3 लेयर काकस है, इन्होंने ही बाबा को धीमी जहर, गलत दवाइयाँ दे के पहले शरीर को ख़राब किया और बाद में धीरे धीरे मौत के गाल में समाने के लिए मजबूर कर दिया। ये आरोप केवल मौखिक आरोप नहीं है, कई राज्य में इनके खिलाफ FIR हुई है। उत्तराखंड में सरकार ने इनके खिलाफ SIT का गठन भी किया। जो FIR है उसमें स्पष्ट लिखा है कि बाबा की मौत साधारण मौत नहीं है। जो कंप्लेन है उसमें भी दिखाया गया है कि बिल्कुल सामान्य मौत नहीं है, कई प्रकार के प्रमाण दिए हैं। लेकिन कहते ना कि चांदी के जूते के नीचे कुचलने वाले कभी जांच नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें भी ये कहा जाता है कि जो SIT का गठन 7-8 महीने होने के बावजूद, पुलिस में कई प्रकार के FIR होने के बावजूद ये खुलेआम घूम रहे हैं और इनके खिलाफ़ कोई जांच नहीं हो रही है, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। कई जो महात्माएं हैं उनके खिलाफ़ बयान दे चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होना। चांदी की जूते में सिक्कों की खनक साफ सुनाई दे रही है। आरोप ये है, ये जो काकस है ये अधिकतर मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर है। अथाह पैसे के मालिक जो पायलट बाबा छोड़ गए हैं, उनके धन संपत्तियों को ये उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करते हुए अधिकतर जो शासन प्रशासन में बैठे हुए नुमाइंदे हैं उनको मैनेज करने में ये लोग माहिर हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कार्रवाई के साथ साथ ये लोग बाहुबल, धन बल, बुद्धि बल एवं अन्य प्रकार के जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब इन लोगों को अपनाना आता है, जिस कारण से आज तक ये जो दोषी है खुलेआम घूम रहे हैं। आज दोषी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतने सारे FIR होने के बावजूद और एक जो महिला है जापानी महिला और इनके 2 जो साध्वियाँ हैं, ये सब और जो उनके नीचे जो ड्राइवर और अन्य कर्मचारी हैं सब संदेह के घेरे में हैं। लेकिन ये सब आश्रम में आने से पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, अब बहुत धनाढ्य हैं, बहुत पैसे वाले हैं। कहा यह जाता है जो श्रद्धागिरी है इनका भी जो परिवार है वो भी अब समृद्ध है। समृद्ध होने के साथ साथ जो है कई प्रकार के गतिविधियाँ, जिस प्रकार जैसे कि पायलट बाबा के ज़मीनों को बेचना, पायलट बाबा को अन्य चल अचल संपत्तियों को ठिकाना लगाना,
ये सब इनके करतूतों में शामिल है। बताया जाता है पायलट बाबा को जब चिकित्सालय में रखा गया है, उसमें 2-3 चिकित्सालयों का नाम है, वहाँ की यदि जांच की जाए तो भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। लगता ये है कि इतने सब एविडेंस देने के बावजूद शासन प्रशासन अभी तक चुप होने के कारण इन लोगों का जो हौसला है और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अभी हम ये सोचते रहे कि पायलट बाबा बड़े बाबा रहे, साधक रहे, बहुत ध्यानी रहे, ज्ञानी रहे, इसी कारण से कोई पायलट बाबा की बदनामी ना हो, इसीलिए बहुत सारे खुलासे नहीं किए गए। लेकिन जब गलत लोगों के हाथों में ये आश्रम चला गया, तब इस आश्रम की बदनामी रोज़ कहीं ना कहीं हो रही है। इस कारण से यहाँ के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, वो भी जो बड़े वर्षों से वहाँ पे काम कर रहे थे, सब छोड़ के अभी जा रहे हैं। लगता है इतनी साजिशें यहाँ पर हो रही है, इससे लगता है ये आश्रम पायलट बाबा का आश्रम ना होकर साजिशों का एक अंबर का ढांचा बन गया है। यदि जितने ये लोग हैं, 7-8 लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, यदि एसआईटी इनकी जांच करे, इनके परिवार की जांच करे, इनके आर्थिक उन्नति की जांच करे, इनके क्रियाकलापों की जांच करे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा खुलासा होना ही है। बता ये देना चाहते हैं कि आस्था जो भगवा में है, आस्था जो जटाओं में है, ये सब पर ये कुठारागत करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जटा हम लोग क्यों मानते हैं, क्या मानते हैं कि जटाधारी है, मतलब ये तपस्वी होगा या तपस्वी होगी। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे जटा बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ही जो है उनके सिद्धि जो है प्राप्त होती जाती है। साधना उनके जो है, साधना का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। और यही कारण है कि जटाधारियों के प्रति एक श्रद्धा निश्चित रूप से जो है आम श्रद्धालुओं का बढ़ता जाता है। लेकिन वही यदि नकली जटा धारण करके उन श्रद्धालुओं के साथ में यदि धोखा दिया जाता है, ऐसे साध्वी को क्या कहा जाएगा? निश्चित रूप से वो साध्वी नहीं, ढोंगी ही कहा जाएगा। इतने सारे एफआईआर होने के बावजूद, इतने लाखों करोड़ों अनुयायियों के साथ में बाबा के जाने के बाद जिस प्रकार से उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से ना केवल पाप की भागीदारी है, बल्कि ये कानून के दायरे में भी आकर ये सलाखों के पीछे जाने वाले लोग हैं। लेकिन प्रशासन की चौकन्नता, प्रशासन की निष्पक्षता होना इसमें बहुत ज़रूरी है। यदि एसआईटी या अन्य जांच एजेंसी यदि सही दिशा में जांच करे तो निश्चित रूप से इनके चेहरे से नकाब उतरेगा और ये ना केवल पाप की भागीदारी होंगे, बल्कि इनका स्थान सलाखों के पीछे होगा। मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि इनके जो आका है, जिसके इशारों पे ये काम चलता है, उनका नाम है केको आइकावा। केको आइकावा जापानी महिला है। भारत में कितना ज़्यादा सहिष्णुता है, ये इसका प्रमाण मिलता है कि केको आइकावा वर्षों से इस भारत में कई अवैध गतिविधियां चला रही है, कई प्रकार के जो है धन लूटने का काम कर रही है, उनके साध्वियों के माध्यम से, उनके चेलों के माध्यम से, उनके अनुयायियों के माध्यम से। लेकिन आज तक उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली है और इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? 2008 में ये केको आइकावा नामक एक संस्था रजिस्टर्ड किया और रजिस्टर्ड करके उसमें करोड़ों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपये का घोटाला किया, जिसमें एफआईआर भी हुई और उसमें भी अनेक नाम हैं। लेकिन उसमें केको आइकावा, उसमें फाउंडेशन का नाम ज़्यादा चर्चित रहा और वो केको आइकावा आज भी खुलेआम घूम रही है। एसआईटी उनके जांच नहीं कर रही है। कोर्ट में ये केस अभी चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात आप देखिए, जिसके खिलाफ 2008 में जिस संस्था के खिलाफ एफआईआर होती है, जिस संस्था के कर्ता धर्ताओं के ऊपर अरबों रुपए के घोटाले का जो है एफआईआर होती है कई राज्यों में, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या है इसके विषय में वो भी हम बताएंगे। लेकिन श्रद्धागिरी
वो आज भी उन्हीं के छत्र छाया में पल रही बढ़ रही है और खुलेआम पायलट बाबा के जो चल अचल संपत्ति है उसको ठिकाने में लगा रही है और शासन प्रशासन बिल्कुल धृतराष्ट्र बनकर उनके हर कामों पर मौन स्वीकृति दे रही है। कोई आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए आश्रम की ओर से उनके जो कर्ता धर्ता है कई प्रकार के कदम उठाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं ध्यान उन लोगों का भी आकर्षित कराना चाहूँगा जो अखाड़े का मालिक है, अखाड़ा परिषद के कर्ता धर्ता है, पदाधिकारी है, कि जब एक अखाड़ा के एक संत बदनाम होता है या उनके कारनामों से बदनामी मिलती है तो निश्चित रूप से अखाड़ा को भी संज्ञान में लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए, ताकि वो बदनामी धर्म के ना हो, आश्रम के ना हो, अखाड़ों की ना हो। तो निश्चित रूप से जो है पायलट बाबा जितने बड़े बाबा के विषय में जितने उनके कर्ता धर्ता जो भी कर रहे हैं उस पर सभी धर्म प्रेमियों का नज़र होनी चाहिए, मठाधीशों का नज़र होना चाहिए, शासन प्रशासन का नज़र होना चाहिए और जो कंप्लेन है उस पर सही दिशा में जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।